Dear students, in this part of lecture we will focus on center of mass of two particles or 2 point masses. Okay, तो बेसिकली ये डिस्कशन बच्चे हमें कहाँ मिलता है. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपके पास दो स्टार्स हैं, है ना. अभी दो स्टार्स हैं, अगर ये स्पेस में मूव कर रहे हैं तो भाई ठीक है, मुझे इनके सेंटर ऑफ मास में इंटरेस्ट होता है क्योंकि मेरे मोशन की एनालिसिस को सिंप्लीफाई करता है. अब अगर मैं मान लेता है दोनों स्टार्स सेम मास के हैं तो सेंटर मास कहाँ पे होना चाहिए. सो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही होना चाहिए, पर ठीक है कहीं होगा इस तरीके से, पर बीच में कहीं पे होगा, है ना. अच्छा, अगर ये स्टार बच्चे मेरे पास है और एक दूसरा स्टार थोड़ा सा है स्मॉल ही, पर उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हैवी हो जाए तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा. तो आपको सर सेंटर मास देखिए आएगा तो इस लाइन पे ही, पर थोड़ा सा हैवी के पास हो जाना चाहिए. तो ये जो आप बात बोल रहे हैं, क्या इसको हम लोग क्वांटिटी के टर्म में क्वांटिटेटिवली कुछ बोल सकते हैं, कुछ परफेक्ट आंसर. तो हमने यहाँ कहा कोई दिक्कत नहीं इसमें. अगर मेरे पास मान लो 2 पॉइंट मासेस हों, एक M1 हो और एक आपका M2 हो, यहाँ पर मान लेते हैं इस तरीके से. क्लियर. अभी M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस बच्चे आपको कुछ दिया गया, लेट से ये डिस्टेंस मैंने D मान लिया, कुछ भी था. सेंटर मास कहाँ पे था, सेंटर मास यहाँ मान लेते हैं. अगर सेंटर मास को बच्चे मैं यहाँ मानता हूँ तो मैंने मान लिया सेंटर मास से M1 की डिस्टेंस कितनी है बच्चे, x1, और सेंटर मास से M2 की डिस्टेंस कितनी है, तो आपने बोल दिया x2. क्लियर. तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास कितना होगा. सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास लिखने के लिए ज़रूरी है कि आपको ओरिजिन पता हो. तो आपने ये मान लिया लेट्स से सेंटर ऑफ मास इज एट ओरिजिन, ऐसा मान सकते हो ना. अगर सेंटर मास ओरिजिन पर है तो एक्सएम कितना होगा, AM2 होगा, इसकी दूरी कितनी होगी x2, तो इसके साथ आएगा M2 x2. ये वाला सेंटर मास के लेफ्ट साइड में इसके लिए पूछा है तो कितना होगा, M1 माइनस x1 डिवाइड बाई टोटल मास. और क्योंकि आपने सेंटर मास को ही ओरिजिन मान लिया है, तो आप जब सेंटर मास के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, सेंटर मास ही ओरिजिन है, सेंटर मास पे ओरिजिन है, ओरिजिन पे सेंटर मास है, तो सिंपल एक्सएम इक्वल टू 0. तो M2 x2 माइनस M1 x1 डिवाइड बाई टोटल M इक्वल टू 0. तो श्योरली अगर आपको एग्जाम में डिस्कशन आए तो M2 x2 की वैल्यू क्या होगी, M1 x1. क्लियर. M2 x2 इक्वल M1 x1 का मतलब क्या होगा कि सेंटर मास जो होगा वो जो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है उसको डिवाइड करेगा, और डिवीज़न भी इस तरीके से होगा कि जो हैवी मास होगा उससे आपका डिस्टेंस कम होगा, और जो लाइट मास होगा उससे सेंटर मास आपका थोड़ा सा डिस्टेंस पे होगा. तो M1 x1 इक्वल टू M2 x2 से बात बनेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे कल क्वेश्चन देता है कि मेरे पास एक स्टार है 2m मास का, मेरे पास एक स्टार है 3m मास का, और ये दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, सर मान लेते हैं सर ये 28 की डिस्टेंस पर है. सेंटर मास कहाँ पे होगा, तो आपने कहा सर सेंटर मास इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे होगा, ये एग्री करते हैं. सेंटर मास मन कहता है कहाँ पे होगा, जो हैवी उसके पास होगा. कहाँ होगा, यही तो क्वेश्चन है. तो ये आपने x मान लिया. अगर आपने ये x मान लिया तो 2m से डिस्टेंस कितनी होगी, 28 माइनस x. और एक ही रिलेशन बच्चे मैंने आपको दिया, सेंटर मास उनकी ज्वाइन करने लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा, उनकी ज्वाइन करने लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा. किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इनवर्स रेशियो ऑफ मास. तो ज़्यादा बात बोलने से अच्छा है मुद्दे की बात रखो कि M1 x1 इज इक्वल टू क्या होगा, M2 x2. तो जो 3m वाला है उससे कितनी दूरी पर है, x पे, और 2m वाले से कितनी दूरी पे, तो 28 माइनस एक्स. इस वैल्यू को अगर आप m हटा दोगे यहाँ से तो 3x इक्वल टू 56 माइनस 2x आ गया. इसको इस साइड लेके आओगे तो 5x इक्वल टू 56 एंड x इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली अगर देखोगे तो आपका आंसर 11.2 जैसा आएगा. क्लियर. तो 28 के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो मिड पॉइंट 14 पे होता है, 11.2 से 3m के पास होगा इतनी डिस्टेंस पे. क्लियर. ये बात यही नहीं खत्म होती. अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं बच्चे की, भाई मेरे पास एक यहाँ पर
ऐसे रखा और यहाँ बच्चे मैंने एक डिस्क बनाई, क्या डिस्क का जो मैंने डायमीटर लिया था उसी डायमीटर का बच्चे मैंने स्क्वायर लिया, है ना। ये मान लीजिए इस तरीके से, ये आ गया बच्चे, ठीक है ना। आपको बता दें कि ये जो डिस्क का स्क्वायर है, इन दोनों का अपने एक का जो साइड लेंथ है दूसरे का वही डायमीटर है। अब ये जो डिस्क थी बच्चे, ये आपकी पूरी ऐसा नहीं कि सरफेस मास है, पूरा इसके पेरीफेरी पे ना होके सरफेस से मास है। ऐसे बच्चे का मैं बात करूँ यहाँ पे इसके लिए, तो स्क्वायर में पूरे में मास है, ये स्क्वायर प्लेट है, वो डिस्क है ना। तो अब आपसे कोई पूछे सेंटर मास कहाँ पे लाई करेगा, तो आप एक बात तो बोलोगे, जो आपने अभी तक पढ़ाई करी उस हिसाब से इसका सेंटर मास सेंट्रॉइड पे, इसका सेंटर मास सेंट्रॉइड पे, और सेंटर मास इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे होगा, है ना। उनको ज्वाइन करने लाइन पे डिवाइड करेगा, और किस रेशियो में डिवाइड करेगा सर? बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में तो नहीं होगा क्योंकि दोनों में स्क्वायर बड़ा है। तो मेरा कहना है कि सेंटर मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा, स्क्वायर के अंदर होगा किसका, दोनों का, लेकिन लाई किसके अंदर करेगा, सेंटर मास पे, तो स्क्वायर के अंदर। तो क्या हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं? पर देखो सीधी सी बात है, ये जो दोनों प्लेट्स ली गई थी इनके बारे में एक वर्ड यूज़ किया गया कि से इनका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है। तो एक बच्चे ने बोला मास सेम होना और मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये बच्चे सेम मास के ही होते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं थी, सेंटर मास बिल्कुल बीच में आता क्योंकि दोनों मास सेम थे। यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इसका मतलब यहाँ पे एक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सर दोनों के सिग्मा कैसे हैं बच्चे, सेम है। अब अच्छे से देखो, तो एक डिस्क है, एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है ना, इनका कुछ मास होगा, इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होंगे। भाई डिस्क के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अगर पूछे जाए तो a/2 a/2 पे किसी को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, a/2 आ गया, a/2 यहाँ पे आ गया। और जब आप स्क्वायर प्लेट की बात करेंगे तो 3a/2 a/2 आ जाएगा, तो 3a/2 a/2 आ जाएगा। और मास की बात की जाए डिस्क के साथ, सर डिस्क का मास कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू पाई a²/4, और स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा होगा, उसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू a²/4, क्लियर, सॉरी सिग्मा इंटू a², डन है। तो आपने कहा ठीक है भाई। अगर मैं से यहाँ पे पूछा जाए तो भाई दोनों के वाई कोऑर्डिनेट तो सेम ही थे, तो सेंटर ऑफ मास जो आएगा दोनों का मिला के आप अगर लिखोगे भी तो m1y1 प्लस m2y2 डिवाइड बाई m प्लस m2, क्योंकि y सेम है इसलिए कॉमन आ जाएगा, तो सेंटर मास का y कोऑर्डिनेट तो a/2 ही होगा। मास में हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम लोकेशन में इंटरेस्टेड है, सेंटर मास है कहाँ पे है। तो सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट बोलिए कितना होगा, सिग्मा इंटू पाई a²/4 इंटू a/2, सिग्मा इंटू a² इंटू 3a/2 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा पाई a²/4 प्लस सिग्मा इंटू a²। तो भाई देखिए आपको साफ साफ पता है सिग्मा 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 कैंसिल, a² कैंसिल, तो वैल्यू देखो बच्चे ऊपर कितनी आ गई, तो ऊपर वैल्यू हो गई π/8, है ना। एक a भी कॉमन आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू a² कॉमन ले गए तो आपके पास आ जाएगा 3/2, है ना। और नीचे वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी, सिग्मा और a² तो हट ही गया था, आखिर वैल्यू क्या बचेगी बच्चे यहाँ से π/4 + 1, है ना। अब π/4 + 1 है, a कॉमन लिया बच्चे, तो यहाँ पे वैल्यू आप सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा। तो ये वैल्यू ऊपर आ जाएगी π/8 + 3/2, तो इसको क्या लिख सकते हो, π/8 + 4 से मल्टीप्लाई करो तो 12/8, और नीचे बच्चे π/4 + 4/4, तो ऊपर वैल्यू कितनी होगी बच्चे, पाई + 12/8, और ऊपर इधर 4/π + 4। इसको डिवाइड करोगे तो a/2 आ जाएगा,
और पाई प्लस 12 डिवाइड बाय पाई प्लस 4, ये वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो ग्रेटर देन a/2 आएगी। तो ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंटर मास कहाँ पे लाई करेगा, सॉरी ये a/2 आया बच्चे आपके पास, a/2 प्लस पाई प्लस 12 डिवाइड बाय पाई प्लस 4। तो ये वैल्यू बच्चे आपको अगर देखोगे तो 3a/2 से बड़ी आनी चाहिए, सॉरी a से बड़ी आनी चाहिए थी। तो a से बड़ी आने के लिए बेटा आप फिर देखें डाटा क्या बनता है यहाँ पर। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है ऊपर वो आ रही है 15.4 है ना, और पाई प्लस 4 तो 3.14 बच्चे आपने लिखा है यहाँ पे, तो 5 एक बार आप पूरा लिख लीजिए बच्चे से, है ना। तो एक बार डाटा आ जाएगा तो अच्छा ही है, आपको भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो देखिए वैल्यू बेटा क्या बनी आपके यहाँ पर, यहाँ से बेटा ग्रेटर देन आ रहा है, तो अगर ए से ग्रेटर देन है तो आपका थोड़ा सा स्क्वायर के अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो डिस्कशन बच्चे हमने सेंटर मास ऑफ 2 पार्टिकल्स के लिए पढ़ा, ज़्यादा नहीं, मुद्दे की बात है कि m1x1 = m2x2, जो हैवी बॉडी होगा उसके पास सेंटर मास लाई करेगा, 2m और 3m के बीच में ना होकर 3m के पास हो, ओके।